हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो अपमाइंड लर्निंग ऐप में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 5 अप्रैल का करंट अफेयर। तो इस करंट अफेयर के सेशन के अंदर हम लोग स्टैटिक जीके को भी और साइंस एंड टेक को भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आप लोग, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि हाल ही में फ्रांस ने बास्टिल डे परेड के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात हुई है बास्टिल डे परेड। तो देखिए आप लोग कि जो बास्टिल डे परेड है ये कहाँ आयोजित की जाती है, तो ये आयोजित की जाती है फ्रांस के अंदर। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं बास्टिल डे की, जैसे देखिए आप लोग, ये है बास्टिल डे परेड। तो ये जो बास्टिल डे परेड है ये कहाँ आयोजित की जाती है, तो ये आयोजित की जाती है फ्रांस के अंदर। दूसरी देखिए आप लोग कि जो ये बास्टिल डे परेड है ये क्यों आयोजित की जाती है, तो फ्रांस की यदि आप लोग बात करते हो तो फ्रांस के अंदर 14 जुलाई सन 1789 के अंदर जो है फ्रांस की क्रांति जो है वो स्टार्ट हुई थी। कब? देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं फ्रांस की क्रांति की, तो जो फ्रांस की जो क्रांति है ये कब स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी 14 जुलाई सन 1769 को। तो ये जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई सन 1769 के अंदर। तो जो यदि आप लोग बात करते हो फ्रांस की, तो फ्रांस जो है वो कब मतलब कब आज़ाद हुआ था, तो वो आज़ाद हुआ था 14 जुलाई के दिन। तो ये जो 14 जुलाई की हम लोग बात करते हैं, तो इस 14 जुलाई के अंदर जो फ्रांस है, इस फ्रांस के अंदर कौन सा दिवस मनाते हैं, तो ये मनाते हैं राष्ट्रीय दिवस। तो जो फ्रांस के अंदर जो फ्रांस की जो राज्य क्रांति स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी, तो वो स्टार्ट हुई थी 14 जुलाई सन 1789 को। एक बार देखिए आप लोग, ये 1789 है। तो ये जो स्टार्ट हुई थी कब हुई थी, वो हुई थी 1789 के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर जो है, जो ये फ्रांस की जो बास्टिल डे परेड है ये स्टार्ट हुई है, और ये जो है ये स्टार्ट होगी 14 जुलाई सन 1789 के अंदर। तो इसके जो ये परेड हुई है ये एक मिलिट्री परेड है, यानी ये एक सेना की परेड है। और इस सेना की परेड में जो है भारत के जो प्रधानमंत्री है, तो भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। और इसके अंदर हम लोग बात करते हैं फ्रांस के अंदर, तो जो फ्रांस है, इस फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो हाल के अंदर है इमैनुअल मैक्रोन। तो ये जो है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रोन। तो इमैनुअल मैक्रोन जो है, इन्होंने बास्टिल डे की परेड के अंदर जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इनको हाल के अंदर क्या किया है, आमंत्रित किया है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडिया, यानी डी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोप इंडिया सैन्य अभ्यास आयोजित होगा। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कोप इंडिया सैन्य अभ्यास की, है ना, तो जैसे देखिए आप लोग, जो ये कोप इंडिया अभ्यास है, कोप इंडिया जो सैन्य अभ्यास है ये कब आयोजित होगा, तो ये आयोजित होगा 10 अप्रैल 2023 के दिन, है ना। तो ये जो है आयोजित कब होगा, तो ये आयोजित होगा 10 अप्रैल 2023 को। अब ये जो है ये कहाँ आयोजित होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये आयोजित होगा कि जो पश्चिमी बंगाल का जो एयर बेस है वहाँ से। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ये स्टार्ट होगा पश्चिमी बंगाल के
जो कराईकुंडा जो एयरबेस है वहां से स्टार्ट होगा क्या, कोप इंडिया सैन्य अभ्यास। अब हम लोग बात करते हैं कि कोप इंडिया जो सैन्य अभ्यास है ये किन किन के मध्य में होगा। तो ये जो सैन्य अभ्यास होगा ये होगा भारत और अमेरिका के बीच में। किसके बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में ये सैन्य अभ्यास 10 अप्रैल सन 2023 को स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट होगा पश्चिमी बंगाल के जो कराईकुंडा एयरबेस है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है कोप इंडिया सैन्य अभ्यास। तो देखिए आप लोग कि इसके अंदर जो है भारत की तरफ से कौन कौन भाग लेगा और कौन कौन से इसके अंदर जो है विमान काम आने वाले हैं। देखिए आप लोग, तो इसके अंदर काम आने वाला है जो इंडिया का जो MK-3 जो सुकोई लड़ाकू विमान। तो इसके अंदर जो भाग लेने वाले हैं वो कौन सा है विमान है, तो वो विमान का नाम है MK-3 सुकोई लड़ाकू विमान। और इसके अंदर जो है वो अमेरिका का एक विमान है। तो इसके अंदर जो भाग लेगा वो लेगा अमेरिका का F-15 लड़ाकू विमान। तो इसके अंदर जो काम में लेगा अमेरिका, वो कौन सा लड़ाकू विमान काम में लेगा, तो वो लेगा F-15 लड़ाकू विमान। और भारत का जो है इसके अंदर जो विमान लड़ाकू विमान जो यूज होगा वो कौन सा होगा, वो होगा MK-3 सुखोई लड़ाकू विमान। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं सुखोई विमान की है ना, तो सुखोई विमान जो है ये किससे लिया गया है भारत के द्वारा, तो ये लिया गया है रूस की सेना से। तो रूस का जो लड़ाकू विमान है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सुखोई MK-3 लड़ाकू विमान। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो ये किन किन के मध्य में हुआ है, तो ये हुआ है भारत वर्सेज अमेरिका के मध्य होगा। तो ये आयोजित कहाँ पर होगा, तो ये आयोजित होगा पश्चिमी बंगाल के कराईकुंडा एयरबेस के ऊपर है ना। तो दूसरी बात हम लोग करते हैं कि हाल के अंदर आप लोगों को पता है कि भारत और अमेरिका के मध्य जो सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है वो कौन सा है, तो वो है संगम 2022। देखिए आप लोग, अमेरिका और भारत के मध्य जो सैन्य अभ्यास होते हैं वो उनका नाम क्या क्या है, तो देखिए आप लोग, तो आप लोगों से पूछा जाए कि वज्र प्रहार किन किन के मध्य होता है, तो वज्र प्रहार जो है वो भारत और अमेरिका की सेना के मध्य होता है। दूसरा देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि संगम 2022 का जो आयोजन है वो किन किन के मध्य में हुआ, तो ये भी जो है वो भारत और अमेरिका की नेवी के मध्य हुआ। कौन सा, संगम 2022। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि रिम्पेक है ना, ये जो रिम्पेक सैन्य अभ्यास है ये भी किन किन के मध्य में होता है, तो ये भी आयोजित होता है भारत और अमेरिका की सेना के मध्य आयोजित होता है रिम्पेक 2022 के अंदर जो हुआ था वो। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर, देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 तो ये था हमारा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन अमेरिका। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। तो देखिए आप लोग, जो चीन है वो चीन, आप लोगों को पता है कि चीन जो है भारत का क्या है, एक शत्रु है। तो भारत और चीन के मध्य जो है वो झड़प आप लोगों को, मतलब जो झड़प होती है वो अक्सर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आप लोगों का, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी अरुणाचल प्रदेश जो है इसके जो है 11 जो स्थान है उनके नाम चेंज किसने कर दिए, वो कर दिए चाइना की जो पार्टी है उसने कर दिए। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं भारत और चाइना की है ना, तो भारत और चाइना के मध्य आप लोगों को पता है कि सन 1914 की बात है। तो सन 1914 के अंदर जो है भारत और चाइना के मध्य एक रेखा का निर्धारण हुआ था। उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम है वो है मैकमोहन
रेखा। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं भारत वर्सेस चाइना, तो देखिए आप लोग कि भारत और चीन के मध्य जो एक रेखा है सन 1914 के अंदर, सन 1914 ईस्वी में जो भारत की जो मैकमोहन रेखा है, इस मैकमोहन रेखा के द्वारा जो है भारत और चीन की सीमा का निर्धारण जो हुआ था वो कब हुआ था? सन 1914 में। कौन सी रेखा के द्वारा? मैकमोहन रेखा के द्वारा। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो चीन है, इस चीन ने भारत के जो राज्य है, भारतीय राज्य यानी अरुणाचल प्रदेश है, इसके जो है वो 11 राज्यों के नाम क्या कर दिए? चेंज कर दिए हाल ही के अंदर। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो देखिए आप लोग, जैसे अरुणाचल प्रदेश जो है, इसकी राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है ईटानगर। और यदि आप लोग बात करते हो अरुणाचल प्रदेश की, तो जो अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों को पता है कि हाल ही के अंदर कौन सी पार्टी बनी है? तो इसके अंदर पार्टी बनी है बीजेपी की। तो बीजेपी की जो है, इसके सीएम कौन है हाल ही के अंदर? तो इनके जो सीएम है वो है पेमा खांडू। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? पेमा खांडू। तो पेमा खांडू यहाँ के बीजेपी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है वो बने थे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले हम लोग एक और बात करते हैं। देखिए आप लोग कि भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था सन 1962 के अंदर, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ? तो भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था सन 1962 के अंदर, तो सन 1962 के अंदर युद्ध हुआ था। इसके अंदर भारत की पराजय हुई थी और इसमें विजेता कौन रहा था? तो इसमें जो विजेता रहा था वो रहा था चीन रहा था। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो इसके बाद आप लोगों को पता है कि जो भारत है, इस भारत के अंदर आईटीबीपी जो है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन तिब्बत बॉर्डर जो हम लोग बोलते हैं, आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? तो वो स्थापना हुई थी सन 1962 के अंदर। देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो देखिए आप लोग कि भारत की जो जीडीपी है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीडीपी होती क्या है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं जीडीपी, तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो जीडीपी की जो फुल फॉर्म है वो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, इसको हम लोग बोल सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग जीडीपी की बात करें तो जीडीपी होता क्या है? तो जीडीपी जो होता है वो होता है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान, यानी वित्तीय वर्ष जो होता है वो होता है 31 अप्रैल से 1 मार्च तक जो सेशन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है वित्तीय वर्ष। तो जैसे हम लोग बात करें जीडीपी की, तो एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो भारत के अंदर जो है जितनी भी वस्तुएं या माल तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी बोलते हैं। तो देखिए आप लोग कि विश्व बैंक जो है इसने हाल ही के अंदर 2024 में जो भारत की जीडीपी है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की जो जीडीपी है उसका अनुमान लगाया है यहाँ पर 6.3% है ना। तो 6.3% जो है ये हाल के अंदर किसने अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। देखिए आप लोग, अब हम लोग चलते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो देखिए आप लोग वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 के जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था, तो देखिए आप लोग, जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, तो इसके अंदर एक और बैंक जो है वो उभर के आई थी। तो एक और संस्था है, उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो है IMF। तो IMF और जो विश्व बैंक है, ये किस दौरान बनी थी? तो ये बनी थी 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। तो देखिए आप लोग कि जो वर्ल्ड बैंक है, इसका जो दूसरा नाम है वो नाम है IBRD। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं, वर्ल्ड बैंक को IBRD के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं विश्व बैंक की, तो इस विश्व बैंक के हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है कि जो विश्व बैंक जो है ये क्या काम करता है? तो ये काम करता है कि जैसे जितने भी विकसित देश है उनको क्या करता है, ये लोन देने का काम करता है। ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम आप लोगों को मैंने बता दिया। तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक को। अब देखिए आप लोग, वर्ल्ड बैंक जो है, इस वर्ल्ड बैंक के हाल ही के अंदर जो मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं, तो उनका नाम क्या है? देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं मुख्य अर्थशास्त्री, तो इसके जो मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं इंद्रजीत गिल। तो जो इंद्रजीत गिल जो है, ये हाल ही के अंदर क्या बने? इसके मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं वर्ल्ड बैंक के। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसके जो अध्यक्ष है वर्ल्ड बैंक के, तो इनके जो अध्यक्ष है वो कौन बने? तो वो बने डेविड मालपास की जगह कौन बने? अजय बंगा। तो हाल ही के अंदर इनके नए जो अध्यक्ष बने हैं, ये बने अजय बंगा। तो ये जो है वो किनके स्थान पर बने? तो ये बने हैं डेविड मालपास के स्थान पर। तो ये था हमारा विश्व बैंक से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन थे, ये हम लोगों ने क्लियर कर लिए यहाँ पर। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए आप लोग कि हाल ही में किस राज्य के 11 उत्पादों को GI टैग जो है वो दिया गया है? तो देखिए आप लोग कि हाल ही के अंदर जो 11 GI टैग दिए गए हैं वो दिए गए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही के अंदर क्या हुआ कि जो उत्तर प्रदेश है इसने हाल ही के अंदर जो है वो कितने GI टैग दिए हैं? 11 GI टैग दिए हैं। टोटल GI टैग कितने दिए हैं इन्होंने? तो इन्होंने दिए हैं 11 GI टैग। तो इन 11 GI टैग के अंदर जो 7 जो GI टैग दिए गए हैं वो तो दिए गए हैं ODOP के तहत, ODOP, है ना। तो यदि हम लोग बात करते हैं ODOP की, तो ODOP का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक राज्य का एक उत्पाद जो है वो घोषित किए हैं किसके तहत? ODOP के तहत। कितने? 7। और जो बाकी के बचे हुए हैं 4, तो इनको जो है इनको जो GI टैग दिया गया है वो कहां पर दिया गया है? तो इनको जो GI टैग दिया गया है वो दिया गया है काशी क्षेत्र के अंदर। तो काशी क्षेत्र के अंदर जो GI टैग दिया गया है वो कितने को दिया गया है? तो वो दिया गया है 4 प्रोडक्ट को। अब हम लोग बात करते हैं कि वो 4 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं 4 प्रोडक्ट की, तो इनको हाल ही के अंदर GI टैग दिया गया है। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे बनारसी पान, आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश जो है, इस उत्तर प्रदेश का बनारसी पान जो है वो बहुत ही फेमस है। तो देखिए आप लोग, एक तो GI टैग किसको दिया गया है? तो एक GI टैग दिया गया है बनारसी पान को, है ना। दूसरा देखिए आप लोग कि यहाँ पर जो चावल है उस चावल को भी GI टैग दिया गया है। तीसरी हम लोग बात करते हैं इसकी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लंगड़ा आम होता है, कौन सा? ये जो लंगड़ा आम होता है, इस लंगड़ा आम को भी क्या दिया गया है? हाल ही के अंदर GI टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। जैसे हम लोग बात करते हैं रामनगर टुंडा, तो ये जो नाम रामनगर जो टुंडा है, एक बार देखिए आप लोग, रामनगर जो टुंडा है इसको भी हाल ही के अंदर क्या दिया गया है? इसको भी हाल ही के अंदर GI टैग दिया गया है। तो चौथा देखिए आप लोग, चौथे की हम लोग बात करते हैं,
तो वो दिया गया है आदमकद। जो आदमकद चावल है, इस आदमकद चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां पर ओडीओपी लागू किया गया है। तो ये देखिए आप लोग, ओडीओपी का मतलब है कि मतलब एक राज्य के अंदर एक उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो जीआई टैग दिए गए हैं वो टोटल कितने दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं टोटल 7, और बाकी के जो बचे हुए 4 जीआई टैग है वो दिए गए हैं उद्यान के क्षेत्र के अंदर। और कहां पर दिए गए हैं? ये दिए गए हैं काशी के क्षेत्र के अंदर। तो ये थे उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश जो है, जैसे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो ये क्या है? ये जो है सबसे बड़ा जो है राज्य है। तो सबसे बड़ा राज्य है किसके अंदर? जनसंख्या के अंदर। जनसंख्या के अंदर। तो देखिए आप लोग, जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है भारत के अंदर। दूसरी चीज देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? तो उनका नाम है श्री आदित्यनाथ योगी। आदित्यनाथ योगी। और यदि आप लोग बात करते हो यहाँ के गवर्नर की, तो यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो यहाँ पर एक महिला है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। देखिए आप लोग, इनकी जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है? तो वो विधानसभा की सीटें हैं 403। तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं विधानसभा सीट की, कि यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है? तो ये है टोटल 403। और यहाँ पर कौन सी पार्टी है हाल के अंदर? तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी का शासन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि हाल ही में खदान कार्य इंतजार नहीं कर सकता, यानी माइंस कैन नॉट वेट। इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस जो है ये कब मनाया गया है? तो देखिए आप लोग, ये जो है ये कब मनाया गया है? देखिए आप लोग, तो ये जो मनाया गया है वो मनाया गया है 4 अप्रैल के दिन। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये जो बनाया गया है कौन सा? कि खदान कार्य इंतजार नहीं कर सकता। तो देखिए आप लोग, जो ये अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस है ये कब मनाया गया? देखिए, तो ये मनाया गया पहली बात तो 4 अप्रैल के दिन। और इसकी जो थीम है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है माइन कांट वेट। तो देखिए आप लोग, ये जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस जो है ये क्यों मनाया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो आप लोगों को पता है कि जो खतरनाक खदान होती है, तो उसके अंदर आप लोगों को पता है कि जो जैसे ही कोई मजदूर वगैरह होते हैं वो खदान के अंदर नीचे उतरते हैं, तो नीचे क्या होता है कि बहुत सारी जहरीली गैसें होती है। तो इन्हीं जहरीली गैसों के प्रभाव से बचाने के लिए, या फिर इनकी मतलब जैसे खान के अंदर जो है जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हाल ही के अंदर जो है 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस जो है ये मनाया गया है कब? 4 अप्रैल को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ, देखिए आप लोग, कि जो खान जागरूकता दिवस है इसके लिए कोई संयुक्त राष्ट्र काम करता है, तो इसके लिए भी एक संयुक्त राष्ट्र काम करता है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो है संयुक्त राष्ट्र खान कार्रवाई। देखिए आप लोग, खान कार्रवाई। तो ये जो है मतलब एक डिपार्टमेंट है संयुक्त राष्ट्र का, है ना। तो देखिए आप लोग, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी सन 1997 के अंदर। तो ये जो है ये क्या काम करता है? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र जो है
ये इसके अंडर के अंदर आता है। तो देखिए आप लोग, ये जो इसकी स्थापना वो कब हुई थी, सन 1997 के अंदर। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क के अंदर। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अमेरिका के अंदर। देखिए आप लोग, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन बनाया गया है वो बनाया गया है कि जो खानों में काम करने वाले हैं तो उनको अवेयरनेस करने के लिए ये हाल ही के अंदर मनाया गया है खान जागरूकता दिवस। तो ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 4 अप्रैल के दिन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि वर्ष 2023 में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह किस अवधि में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये बात करते हैं नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह, तो देखिए ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 1 से 7 अप्रैल के दिन, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 से 7 अप्रैल को हाल ही के अंदर क्या मनाया गया, तो ये मनाया गया नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये मनाते क्यों हैं, तो जो हमारी आंखें हैं, तो इन आंखों के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, आप लोगों को पता है। तो इन आंखों के बारे में अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 1 से 7 अप्रैल के दिन जो है ये हाल ही के अंदर नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह मनाया जा रहा है। तो इस वजह से जो है ये मनाया जा रहा है कौन सा, नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह 1 से 7 अप्रैल के दिन। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आँख की, है ना, तो देखिए आँख जो होती है, तो इस आँख की जैसे हम लोग बात करते हैं नेत्र की, है ना, तो नेत्र की बात हुई है यहाँ पर, तो पूरी हम लोग बात करेंगे इस आँख के ऊपर। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आंखों की, तो जैसे हम लोग नेत्रदान करते हैं, तो नेत्रदान के दौरान मनुष्य की जो आंख होती है इसका कौन सा भाग हम लोग दान में देते हैं, तो देखिए आप लोग नेत्रदान में हम लोग जो देते हैं वो देते हैं हम लोग कॉर्निया वाला भाग, ये देते हैं हम लोग कॉर्निया वाला जो भाग है, ये हम लोग क्या करते हैं नेत्रदान के अंदर डोनेट करते हैं, कौन सा, कॉर्निया को। जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आंख के किस भाग के अंदर बनता है, तो देखिए आप लोग, जो प्रतिबिंब बनता है आप लोगों का आंखों के ऊपर वो बनता है आप लोगों का रेटिना के ऊपर बनता है। कहां पर बनता है, ये बनता है रेटिना के ऊपर। जैसे आप लोगों से बात की जाए कि आंखों से संबंधित एक रोग है कौन सा, रतौंधी, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो देखिए आप लोग, रतौंधी जो रोग होता है, इस रतौंधी रोग के अंदर क्या होता है, तो इस रतौंधी रोग के अंदर क्या होता है कि जो आंखें होती है, इस आंखों के अंदर क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। तो इसके अंदर जो कौन सा विटामिन यूज आता है, तो इसके अंदर जो विटामिन यूज आता है वो कौन सा आता है, तो वो आता है विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है वो किसके लिए उपयोगी है, तो वो उपयोगी है रतौंधी रोग के लिए। जैसे हम लोग बात करें कि इसके अंदर देखिए आप लोग, आंखों के अंदर बहुत सारे दोष होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट की, तो देखो आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं निकट दृष्टि दोष, तो ये जो निकट दृष्टि दोष है इसको हम लोग बोल सकते हैं मायोपिया। क्या बोल सकते हैं, मायोपिया। तो इस मायोपिया के अंदर क्या होता है कि जो वस्तु होती है, यानी जो पास की वस्तु होती है वो तो क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु होती है वो क्या होती है, इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष से कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है इसको जो है वो कौन सा लेंस लगाया जाता है। तो देखिए आप लोग, तो जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसको कौन सा लेंस लगाते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं अवतल लेंस। तो इसमें देखिए आप लोग, निकट की वस्तु तो क्या होती है, साफ दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु होती है वो क्या होती है, साफ नहीं दिखाई देती है। तो वो होता है निकट दृष्टि दोष। और इसके अंदर हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग लेंस यूज करते हैं अवतल लेंस। दूसरा देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की, है ना, तो ये जो दूरदृष्टि दोष है इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो उस व्यक्ति को क्या होता है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो है पास की वस्तु जो है ये स्पष्ट नहीं दिखाई
देती है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज लेते हैं, तो इसके लिए जो हम लोग लेंस यूज लेते हैं वो लेते हैं कौन सा, ये लेते हैं उत्तल लेंस। तो ये थे हमारे आंख से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, ये पूछे जाते हैं साइंस के अंदर। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को बोला गया है कि नासा की घोषणा के अनुसार चंद्र मिशन यानी चांद पर जाने के लिए आर्टेमिस सेकंड मिशन जो है, उसके लिए चुने गए व्यक्ति का नाम क्या है। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं नासा, तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं नासा की है ना, तो नासा जो है ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो ये आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो है ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं नासा की, तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये जो नासा है, इस नासा की स्थापना कब हुई थी, तो इस नासा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1958 के अंदर। तीसरा देखिए, हाल के अंदर जो नासा है, इस नासा के अध्यक्ष किनको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है बिल नेल्सन को, बिल नेल्सन को। तीसरी चीज देखिए आप लोग क्वेश्चन के अंदर कि हाल ही के अंदर जो है, यानी चांद पर जाने के लिए हाल ही के अंदर जो अमेरिका है, देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं अमेरिका की, तो इस अमेरिका ने हाल ही के अंदर जो है वो कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है आर्टेमिस सेकंड। जो ये मिशन है ये हाल ही के अंदर क्या हुआ, लॉन्च हुआ है। तो ये मिशन जो है वो कहां पर जाएगा, ये जाएगा चांद के ऊपर। और ये चांद के ऊपर जो जाएगा, ये जो है वो 4 व्यक्तियों को साथ में लेके जाएगा। तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं आर्टेमिस जो मिशन है कौन सा, सेकंड वाला, तो इस मिशन के अंदर देखिए आप लोग, तो कितने व्यक्ति जाएंगे, तो इसके अंदर जो व्यक्ति जाएंगे वो जाएंगे टोटल 4। तो इसके अंदर व्यक्ति जाएंगे 4 व्यक्ति। तो इन 4 व्यक्ति का नाम क्या क्या है, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं, एक तो नाम है जेरेमी हैंसेन का, तो जेरेमी हैंसेन भी जाएंगे। दूसरा देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं विक्टर ग्लोवर, तो विक्टर ग्लोवर जो है, इनका जो नाम है वो जुड़ा हुआ है। तो देखिए आप लोग, जो विक्टर ग्लोवर है ये क्या है, एक कमांडर है। तो ये क्या है, एक कमांडर है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, तो इसके अंदर है क्रिस्टिना कोच और रीड वाइसमैन, तो इसके अंदर ये भी जाएंगे, है ना। तो देखिए आप लोग, जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं, इसमें एक बहुत अच्छा नाम है, तो वो जो नाम है वो है क्रिस्टिना कोच। देखिए आप लोग, है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं क्रिस्टिना कोच की, है ना, तो देखिए ये एक महिला है क्रिस्टिना कोच। तो देखिए क्रिस्टिना कोच जो है, इनके अंदर मतलब इनके जो है क्रिस्टिना कोच की हम लोग बात करें, तो इनके नाम हाल ही के अंदर एक रिकॉर्ड था। वो क्या रिकॉर्ड था कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली जो महिला है वो को, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है क्रिस्टिना कोच। तो देखिए आप लोग, क्रिस्टिना कोच जो है ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली जो महिला है वो कौन है, वो है क्रिस्टिना कोच। तो ये जो है अंतरिक्ष में कितने दिन बिता के आई थी, तो ये बिता के आई थी 328 दिन। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि हाल ही के अंदर जो है आर्टेमिस जो ये जो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, है ना, तो जो आर्टेमिस मिशन सेकंड है, इसके द्वारा कितने व्यक्तियों को चुना गया है, तो देखिए आप लोग, जो ये 4 व्यक्ति है, जैसे दे रखा है जेरेमी हैंसन है, दूसरा विक्टर ग्लोवर, तीसरा कौन सा है, तो ये है क्रिस्टिना कोच और रीड वाइसमैन। तो देखिए आप लोग, जो पायलट होगा वो कौन होगा, वो होगा रीड वाइसमैन। तो ये क्या होंगे, पायलट की भूमिका निभाएंगे कौन, रीड वाइसमैन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग कि किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी जो है ये शुरू की है। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हाल के अंदर कूल रूफ जो पॉलिसी है ये किसने स्टार्ट की है? तो यह स्टार्ट की है तेलंगाना की सरकार ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तेलंगाना, हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए आप लोग कि ये क्यों स्टार्ट की गई है। देखिए जो कूल रूफ पॉलिसी है ये किसने स्टार्ट की? पहली बात तो ये स्टार्ट की है किसने? तेलंगाना है। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं दूसरी, है ना, तो ये जो पॉलिसी लागू की है ये क्यों की है? तो ये इस वजह से लागू की है कि जो हमारी ऊर्जा होती है इस ऊर्जा की बचत करने के लिए हाल ही के अंदर जो है वो तेलंगाना की सरकार ने क्या डिसीजन लिया है कि हाँ मतलब जो मतलब आसपास का जो एरिया है उसको क्या करना है, कूल रखने का काम जो है वो कौन करेगी? तेलंगाना सरकार। तो देखिए, तो तेलंगाना सरकार ने क्या किया कि इससे क्या होगा, एक तो इससे होगी एक तो ऊर्जा की बचत, दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा ये क्या होगा कि ये होगा पर्यावरण के अनुकूल होगी, तीसरा देखिए आप लोग इससे जो है वो बिजली की भी क्या होगी? बचत होगी। क्या होगी? बिजली की भी बचत होगी इस नीति के अनुसार। तो देखिए आप लोग, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की हाल ही के अंदर कूल रूफ पॉलिसी जो है ये शुरू करने वाला तेलंगाना फर्स्ट राज्य हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग कि एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो किस देश के द्वारा चलाई गई? तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं एशिया की, तो देखो एशिया के अंदर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा चीन हो जाएगा। तो चीन जो है, इस चीन ने हाल ही के अंदर जो है एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है। तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं कि विश्व के अंदर, जैसे हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड की, तो विश्व के अंदर जो है वो हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है वो सबसे पहले कौन से देश ने चलाई? तो विश्व में हम लोग बात करते हैं तो विश्व में नाम आता है किसका? जर्मनी का। तो जर्मनी जो है ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने हाइड्रोजन से क्या चलाई? ट्रेन चलाई है। देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की बात हुई, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो गैस है, इस हाइड्रोजन गैस को हम लोग बोलते हैं भविष्य का ईंधन। भविष्य का जो ईंधन बोलते हैं हम लोग किसको बोलते हैं? तो ये हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन गैस को। दूसरी चीज देखिए आप लोग कि जो हाइड्रोजन गैस है ये आवर्त सारणी का पहला तत्व है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन गैस। तीसरी चीज देखिए आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं आवारा तत्व भी बोलते हैं। क्या कौन सा बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन को आवारा तत्व। चौथा देखिए आप लोग, इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस। तो इसको हम लोग कहाँ यूज लेते हैं? तो इसको हम लोग यूज लेते हैं हाइड्रोजन प्लस हीलियम के साथ। तो जैसे गुब्बारे होते हैं ना, उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं, इन गुब्बारों के अंदर कौन कौन सी गैस होती है? तो इसके अंदर जो गैस होती है वो होती है हीलियम प्लस हाइड्रोजन गैस होती है। देखिए आप लोग आगे कि जैसे हम लोग हाइड्रोजन की और बात करते हैं, तो जो ये हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन में क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन से आप लोगों से पूछा जाए कि हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। और ये कब की थी खोज? तो ये की थी सन 1766 ईस्वी के अंदर। दूसरा देखिए आप लोग
कि जो ये हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, तो इसके समस्थानिक है 3। तो देखिए आप लोग, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं, तो एक का जो नाम है वो है प्रोटियम, दूसरे का जो नाम है वो है ट्राइटियम। देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं ट्राइटियम, और दूसरा जो नाम है वो है जैसे ड्यूटेरियम। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो टोटल 3 होते हैं। तो उनका नाम क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम, है ना। तो प्रोटियम जो है, इस प्रोटियम को हम लोग लिखते हैं 1H1, और जो ड्यूटेरियम है इसको हम लोग लिखते हैं 1H2, जो ट्राइटियम है इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1H3। अब देखिए कि ड्यूटियो जो होता है, जो इसका सेकंड समस्थानिक है ड्यूटेरियम, इस ड्यूटेरियम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भारी जल भी हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो ड्यूटेरियम जो समस्थानिक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं D2O या भारी जल। तो ये किस काम में आता है, तो ये आता है मंदक के रूप में काम में आता है। किसके रूप में, मंदक के रूप में काम आता है D2O। देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं प्रोटियम की, है ना, तो ये जो प्रोटियम है, इस प्रोटियम के अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 0 होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग बात करते हैं, तो देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके, थैंक यू दोस्तों।